दोस्तों, बहुत समय पहले किसी गांव के एक छोर पर टूटी हुई झोंपड़ी में एक 22 साल का लड़का राहुल रहता था। शरीर दुबला पतला, आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर वो थकावट जो उम्र से नहीं हालातों से आती है। राहुल का बचपन तो जैसे आया ही नहीं था। माँ बहुत पहले गुजर गई थी और अब कुछ महीनों पहले उसके पिता भी एक लंबी बीमारी के बाद दुनिया छोड़ गए थे। पिता की मौत के बाद उसे लगा था कि शायद रिश्तेदार उसके गम में उसका सहारा बनेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। राहुल के पिता की मौत के सिर्फ 7 दिन बाद उसके चाचा और गांव के कुछ रसूखदार लोगों ने मिलकर उसकी छोटी सी जमीन पर कब्जा कर लिया। जब राहुल ने विरोध किया तो उसे धमकाया गया, बिना माँ बाप का है, कौन तेरे लिए बोलेगा। गांव में लोग जानते थे कि राहुल के साथ नाइंसाफी हो रही है, मगर कोई साथ नहीं आया। हर कोई अपने में मस्त था। राहुल ने काम के लिए दर दर भटकना शुरू किया, कभी खेतों में मजदूरी तो कभी किसी की गाय भैंस को चराना, लेकिन कहीं टिक कर काम न मिला। लोग कहते इसके पास तो कोई भी नहीं, अगर भाग गया तो अब उसके पास ना खाना था, ना रोजगार, ना जमीन और ना कोई इंसान जो उसका हो। रात को झोपड़ी के कोने में पड़े पड़े वो घंटों आसमान की तरफ ताकता। भूख और उदासी उसे भीतर से तोड़ रही थी। गांव में एक परिंदा भी उसके नाम का दाना नहीं छोड़ता था। एक रात भूख से तड़पते हुए उसने आंसू बहाए और खुद से कहा, इस गांव में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, अब अगर जिना है तो शहर जाना होगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसके पास शहर जाने के लिए किराया तक नहीं था। जेब में कुल 12 रुपए पड़े थे, जो एक दिन का भी खाना नहीं बन सकते थे। सुबह 4 बजे राहुल अपने टूटे झोले में एक पुरानी चादर और वो 12 रुपए लेकर गांव से पैदल स्टेशन की ओर निकल पड़ा। स्टेशन लगभग 15 किमी दूर था। सूरज उगने से पहले ही वह वहां पहुंच गया। जब एक भीड़ भाड़ वाली पैसेंजर ट्रेन आई तो राहुल एक कोने में भीड़ में छुपकर डिब्बे में चढ़ गया। धड़कनें तेज थी, कहीं पकड़ा गया तो, लेकिन डर से ज्यादा भूख और उम्मीद बड़ी थी। ट्रेन धीमे धीमे चलती रही और राहुल एक कोने में सिकुड़ कर बैठा रहा। उसकी आंखें बाहर के नजारों में खोई थी, लेकिन मन में बस एक ही सवाल, अब आगे क्या। स्टेशन शहर का। स्टेशन बहुत बड़ा था। राहुल जैसे तैसे वहां उतरा और पहली बार एक भीड़ से भरे शहर को निहारा। गाड़ियों की आवाजें, दौड़ते लोग, चमचमाती इमारतें, सब कुछ नया था और डरावना भी। शहर में उसके पास ना कोई पहचान थी, न ठिकाना, न खाना। उसने स्टेशन के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर सोने की कोशिश की, लेकिन भूख ने नींद को दूर भगा दिया। पहला दिन ऐसे ही पानी पीकर गुजरा। दूसरा दिन और भी मुश्किल था। शरीर अब जवाब देने लगा था। राहुल ने कुछ दुकानों पर जाकर पूछा, कोई काम मिल जाएगा, लेकिन हर जगह से जवाब एक ही, पहले से ही लोग काम कर रहे हैं। तीसरे दिन उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो चलने लायक भी नहीं रहा। बस पानी पीता और थोड़ा बहुत वही स्टेशन के बाहर घूमता। कपड़े गंदे हो चुके थे, चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। 5वें दिन दोपहर का समय था। तेज धूप पड़ रही थी। राहुल बेहोश होकर सब्जी की दुकान के सामने गिर चुका था। राहुल बेहोश पड़ा था, बदन पसीने से दर्द दर था, होंठ सूख चुके थे और शरीर बुखार जैसा लग रहा था। तभी वो सब्जी वाला बुजुर्ग आदमी दुकान से बाहर आया। नाम था रामदयाल काका, उम्र करीब 55 साल। उसने राहुल को देखा तो पहले तो समझा कोई नशे में है, लेकिन जब पास आया और देखा कि लड़का कांप रहा है और बेहद कमजोर है तो वो घबरा गया। अरे ओ बेटा, क्या हुआ रे? रामदयाल काका ने पानी की बोतल से उसके चेहरे पे छींटे मारे। राहुल ने धीरे से आंखें खोली, पर आवाज नहीं निकली। काका ने तुरंत 2 लोगों की मदद से उसे दुकान के अंदर एक बेंच पर लिटा दिया, पानी पिलाया और थोड़ी देर बाद 2 रोटियां और सब्जी ले आया। राहुल भूख से कांप रहे हाथों से खाना खाने लगा। आंखों से आंसू बह निकले। कितने दिन से भूखा है बेटा? राहुल ने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। कैसे गांव में कोई नहीं बचा, कैसे जमीन छीन गई और कैसे 3 दिन से सिर्फ पानी पीकर जिंदा था। रामदयाल काका ने गहरी सांस ली। बेटा,
अभी तू कुछ मत सोच, आराम कर। आज से तू यहीं रहेगा, दुकान पर मेरी मदद कर देना, बदले में खाना और रोज के 20 रुपए दूंगा। राहुल की आंखों में चमक आ गई। पहली बार शहर में किसी ने इंसान समझा था। अगली सुबह राहुल सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसने दुकान की पूरी सफाई की, टोकरी में सब्जियां जमाई, पानी भरकर रखा और काका के आने से पहले सब तैयार कर दिया। काका मुस्कुराया। वाह बेटा, तू तो बड़ा जिम्मेदार निकला। राहुल ने विनम्रता से कहा, बस काम मिलता रहे साहब, भूखा नहीं रहना चाहता। अब उसका दिन दुकान की सफाई, सब्जी बेचने, ग्राहकों से बात करने में बीतता। हर शाम काका उसे खाना देता और जेब में 20 रुपए रख देता। कई दिन ऐसे ही बीते। राहुल मेहनती था, ईमानदार था और सबसे बात भी अच्छी करता। लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन काका ने कहा, बेटा तेरी मेहनत देखकर अच्छा लगता है, लेकिन सब्जी की दुकान तो सीमित काम है। एक जगह है रेलवे स्टेशन के पास, वहां एक चाय की दुकान वाला लड़का छोड़ गया है। दिन भर की नौकरी है, लेकिन 50 रुपए मिलेंगे। काम कप धोने और चाय देने का है, तुझे करोगे क्या? राहुल ने तुरंत हाँ कर दी। बस पेट भरता रहे और काम सच्चाई से मिले, मैं करूंगा। अगले दिन राहुल स्टेशन के पास मोहन टी स्टॉल पहुंचा। दुकान दिन रात खुली रहती थी, क्योंकि स्टेशन पर चाय का बड़ा धंधा था। काम कठिन था, दिन भर चाय देना, कप धोना, टेबल साफ करना और ग्राहकों की झाड़ भी सहना। लेकिन राहुल कभी नहीं थका। वो सबको भाई साहब या सर कहकर चाय देता, मुस्कुराता रहता। मोहन जो दुकान का मालिक था, हाँ पहले थोड़े सख्त स्वभाव का था, लेकिन राहुल की आदतें देखकर वो भी बदल गया। अब वो रोज राहुल की तारीफ करता। मोहन ने अब राहुल को और जिम्मेदारियां देना शुरू किया। राहुल सुबह के सारे ऑर्डर खुद संभालने लगा। ग्राहक भी अब उसे जानने लगे थे। कुछ लोग तो रोज चाय उसी से लेना पसंद करते। इन्हीं ग्राहकों में एक आदमी था, उम्र करीब 35 साल, शादी, पट शर्ट में। हर रोज सुबह 7 बजे स्टेशन पर आता और राहुल से ही चाय लेता। उस आदमी ने एक दिन कहा, तुम बहुत अच्छे से बात करते हो, मेहनती भी लगते हो, क्या इससे बेहतर नौकरी करोगे? राहुल ने तुरंत सिर हिलाया, जी सर, जरूर करूंगा। उस आदमी ने अपना नाम बताया। अमित मिश्रा एक बड़े कैफे में सुपरवाइजर था। उसने अगले दिन राहुल को एक छोटे कैफे में वेटर की नौकरी दिलवा दी। खाना, अच्छा तनख्वाह, 6,000 रुपए महीने और हर दिन टिप भी मिलने की उम्मीद। राहुल अब साफ कपड़ों में रहता, समय से कैफे पहुंचता, मुस्कुराकर ग्राहकों का स्वागत करता और ऑर्डर लेता। जब समय मिलता वो दूसरों के काम में भी हाथ बटाता। 1 साल ऐसे ही बीत गया। राहुल अब कैफे का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन चुका था। वो टिप मिलाकर महीने के 8,000 रुपए तक कमा लेता था। उसके जीवन में अब ठहराव आ रहा था। भूख से लड़ता राहुल अब दूसरों को खाना परोस रहा था, कैफे के मालिक को। राहुल की मेहनत, ईमानदारी और व्यवहार इतना पसंद आया कि एक दिन उसने कहा, राहुल, अब से तुम इस कैफे के सुपरवाइजर हो, स्टाफ तुम्हारे नीचे काम करेगा, सैलरी 12,000 होगी। राहुल की आंखें नम थी। उसे खुद पर गर्व हुआ। राहुल अब रात को थोड़े पैसे बचा लेता, बचे पैसे बैंक में जमा करता। 3 साल बीते। अब राहुल 25 साल का हो चुका था और उसी कैफे का मैनेजर बन चुका था। अब राहुल अपने गांव लौटना चाहता था, सिर्फ अपने पुराने जख्मों को देखने नहीं, बल्कि वो जमीन वापस लेने जिसे रिश्तेदारों ने छीन लिया था। राहुल जानता था अब वो अकेला और लाचार नहीं है। उसके पास पैसे थे, समझ थी और हक के लिए लड़ने की ताकत थी। राहुल ने अपने मालिक से 1 महीने की छुट्टी ली और गांव जाने का पक्का इरादा कर लिया। उसने एक छोटा बैग तैयार किया जिसमें पुराने गांव की जमीन के कागज और कुछ जरूरी चीजें रखी। रेल की सीट पर बैठा राहुल खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत, नदी, पहाड़ सब वही थे, लेकिन इस बार वो देखने वाला बदल गया था। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसे देखा, पर पहले की तरह नजरें नहीं चुराईं। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था, कपड़े साफ और सलीके से पहने थे, आंखों में डर नहीं था। उसके घर की जगह अब एक खंडहर जैसा ढांचा बचा था। उसी जगह अब उसके चाचा का कब्जा था, वही चाचा जिन्होंने जमीन हड़प ली थी जब राहुल के माँ बाप की मौत हुई थी। राहुल चुपचाप गांव के पटवारी के पास पहुंचा और जमीन से जुड़े कागज दिखाए।
पटवारी ने फाइलें देखकर कहा, कागज तो तेरे नाम के हैं बेटा, पर चाचा ने झूठा हलफनामा लगाकर जमीन पर कब्जा किया है, केस डालना पड़ेगा। राहुल को पहले से ही अंदाजा था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं था। राहुल ने पास के शहर में एक वकील से मिलकर जमीन के हक की लड़ाई शुरू की। सबूत मजबूत थे, कागज राहुल के नाम के थे, जमीन उसके पिता की थी और कब्जा चाचा ने जबरन किया था। गांव में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। अरे वो लड़का वापस आया है, अब तो बड़ा आदमी बन गया लगता है। हाँ, केस भी कर दिया है चाचा। पर चाचा को पहले विश्वास नहीं हुआ कि राहुल ये सब कर सकता है। लेकिन जब कोर्ट से नोटिस आया तो वो भड़क उठा और बोला, तू जैसे भिखारी की औकात नहीं जो मुझसे जमीन छीने। लेकिन इस बार राहुल चुप नहीं रहा। उसने सीधे आंखों में देखकर कहा, अब मैं वो राहुल नहीं हूं चाचा जो भूखा मरता था। अब मैं जानता हूं कि हक कैसे लिया जाता है। मुकदमा करीब 4 महीने चला। चाचा की चालें, झूठे गवाह सब पेश हुए, लेकिन राहुल का सच और उसके कागज भारी पड़े। अंत में अदालत ने फैसला दिया, जमीन राहुल कुमार के नाम है, कब्जा हटाकर उसे सौंपा जाए। गांव के लोग गवाह थे उस दिन जब पटवारी, पुलिस और वकील के साथ राहुल अपने खेत पर खड़ा था। वही खेत जहां उसके माँ बाप ने काम किया था और जिसे वो बचपन में देखा करता था। राहुल ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने शहर की नौकरी छोड़ी क्योंकि अब उसका सपना बदल चुका था। उसने उसी जमीन पर एक छोटा सा सब्जी और दूध का कारोबार शुरू किया। शहर में सीखा हुआ अनुभव उसने गांव में लगाया। साफ सफाई, समय की पाबंदी, अच्छे व्यवहार से उसने सिर्फ 1 साल में गांव में अपनी अलग पहचान बना ली। अब राहुल सिर्फ खुद के लिए नहीं, गांव के 2 और लड़कों को नौकरी पर रखता था। हाँ, वो रोज उन्हें सिखाता, ईमानदारी से काम करो, कभी भूखे नहीं मरोगे। एक दिन वही रामदयाल काका गांव घूमने आए। उन्होंने राहुल को देखा तो गले लगा लिया। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। तू भूख से लड़ा, अपनों से लड़ा और जीत गया। राहुल मुस्कुराया, काका, आपने उस दिन मुझे 2 रोटियां ना दी होती तो आज ये दिन नहीं देख पाता। लेकिन अब मैं वादा करता हूं, मेरे गांव में कोई लड़का भूखा नहीं सोएगा। दोस्तों, संघर्ष वो नहीं होता जहां तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही हो, पहनने को कपड़े मिल रहे हो और फिर भी तुम खुद को समझा रहे हो कि मैं संघर्ष कर रहा हूं। असल संघर्ष तो वो होता है जब ना खाने को रोटी होती है, ना पहनने को कपड़े, ना कोई साथ देने वाला होता है, और फिर भी इंसान हार नहीं मानता। वो अपने सपनों को आंखों में लिए भूख और अकेलेपन से लड़ता है और सिर्फ मेहनत के दम पर खुद को कामयाब बनाता है। दोस्तों, राहुल की कहानी यही बताती है कि जब तक हम सुरक्षित जोन में रहकर खुद को संघर्षशील समझते हैं, तब तक हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। दोस्तों, असल जीवन की जंग तो तब शुरू होती है जब सब कुछ छीन जाए और फिर भी तुम खड़े रहो, चलते रहो और एक दिन खुद को उस मुकाम पर ले जाओ जहां दुनिया तुम्हें सलाम करे। दोस्तों, दुनिया तुम्हारा साथ तभी देती है जब तुम खुद अपने लिए खड़े होते हो। दोस्तों, अगर कभी आपने भी अकेलेपन, संघर्ष और भूख का सामना किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप अकेले नहीं हैं। और हाँ, हमारे YouTube चैनल उम्मीदों का सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है वो कहानियां जो जिंदगी बदल देती हैं अंदर से। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए, क्योंकि शब्द बदलते हैं सोच को और सोच बदलती है किस्मत को।